गगनपुर एक सुंदर सा गांव था। गांव के कोने पर स्थित धर्मपाल का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर था। इस ढाबे की शोहरत की सबसे बड़ी वजह था वहां का बावर्ची मदन। मदन के हाथों में जादू था। वो जो भी बनाता लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। खासकर उसका बनाया हुआ पनीर टिक्का खाने के लिए तो दूर दूर के गांवों से लोग आते थे। मदन सुबह से शाम तक पूरी ईमानदारी से भट्टी के सामने पसीना बहाता था। ढाबे का मालिक धर्मपाल मदन के काम से बहुत खुश रहता था, लेकिन ढाबे का दूसरा हेल्पर मंगू मदन की तारीफों से अंदर ही अंदर जलता था। मंगू भाई, जरा वो कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज की प्लेट इधर बढ़ाना, ग्राहक बाहर इंतजार कर रहे हैं। ले पकड़, जब देखो तब मदन भाई ये लाओ, मदन भाई वो लाओ। पूरे ढाबे में जैसे सिर्फ तुम ही काम कर रहे हो। अरे मंगू भाई, गुस्सा क्यों करते हो? हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो मालिक का ढाबा आगे बढ़ेगा। और आज तो पनीर टिक्का का ऑर्डर भी बहुत ज्यादा है। तभी ढाबे का मालिक धर्मपाल रसोई में आता है। अरे मदन, कमाल कर दिया भाई तुमने। शहर से आए उन बाबू लोगों ने तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दिए। कह रहे थे कि ऐसा पनीर टिक्का उन्होंने आज तक किसी बड़े होटल में भी नहीं खाया। मालिक, ये सब आपकी कृपा है। आप अच्छा सामान लाकर देते हैं तो खाना भी अच्छा बनता है। मैं तो बस अपनी मेहनत करता हूँ। मेहनत तो सब करते हैं मदन, पर तुम्हारे हाथ का स्वाद भगवान की देन है। मंगू, तू भी मदन से कुछ सीख। सिर्फ बर्तन धोने और सब्जियां काटने से काम नहीं चलेगा, खाना बनाना भी सीख ले। जी मालिक, मैं तो पूरा ध्यान रखता हूँ, पर मदन भाई अपने मसाले किसी को बताते ही नहीं। अरे मंगू भाई, मसाले तो वही हैं जो रसोई में रखे हैं, बस उन्हें सही वक्त पर और सही मात्रा में डालना होता है। तुम जब चाहो मेरे पास बैठकर देख लिया करो। रहने दो मदन भाई, मुझे नहीं सीखना तुम्हारा ये टिक्का विक्का। मंगू का दिल मदन के प्रति नफरत से भर चुका था। दिन बीतते गए और धर्मपाल के ढाबे पर मदन के पनीर टिक्के की मांग और ज्यादा बढ़ती गई। शाम होते ही ढाबे पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। मंगू को अब लगने लगा था कि अगर मदन ऐसे ही छाया रहा तो एक दिन मालिक उसे ढाबे का पार्टनर ही न बना दे। एक रात जब ढाबा बंद होने का वक्त था और धर्मपाल काउंटर पर पैसे गिन रहा था, तभी मंगू ने अपना दांव खेला। आज सही मौका है, मालिक का ध्यान पैसों की गिनती में है। अगर आज मैंने गल्ले से बड़ी रकम गायब कर दी और उसका इल्जाम मदन पर लगा दिया तो मालिक 1 मिनट में इसे नौकरी से निकाल देगा। मंगू धीरे से काउंटर के नीचे से 5,000 रुपए निकाल लेता है और उन्हें ले जाकर रसोई में मदन के झोले में छिपा देता है। तभी मदन हाथ धोकर बाहर आता है। मंगू भाई, मैंने रसोई की सफाई कर दी है, भट्टी की राख भी साफ कर दी। अब मैं घर के लिए निकलूं? माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ मदन भाई, तुम निकलो, मैं जरा मालिक की मदद करवा कर आता हूँ। मदन अपना झोला उठाता है और धर्मपाल के पास जाता है। मालिक, मैं अब चल रहा हूँ, सुबह समय पर आ जाऊंगा। ठीक है, आराम से जाओ, आज बहुत काम था, थक गए होगे। मदन जैसे ही ढाबे के दरवाजे तक पहुंचता है, धर्मपाल अचानक चिल्लाता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने 5,000 के नोट अलग रखे थे, वो कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ 3,000 ही बचे। क्या हुआ मालिक, क्या कुछ पैसे कम हैं? कम नहीं, पूरे 5,000 रुपए गायब हैं। मैंने खुद अपने हाथों से गले में रखे थे। यहाँ हम तीनों के अलावा कोई नहीं आया। मालिक, मुझे तो पहले से ही शक था। मदन भाई आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अभी अभी मैंने इन्हें गल्ले के पास अजीब तरीके से खड़े देखा था। धर्मपाल और मंगू की आवाज सुनकर मदन भी वहां आ जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो मंगू भाई? मैं तो रसोई में था, मैंने गल्ले को हाथ तक नहीं लगाया। मालिक, आप तो मुझे जानते हैं, मैं चोरी क्यों करूंगा? कहने से क्या होता है मदन भाई, अगर तुमने चोरी नहीं की तो अपना झोला चेक करवाओ। मालिक, इसका झोला चेक करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मालिक, देख लीजिए, मेरा दिल साफ है, मुझे कोई डर नहीं है। धर्मपाल गुस्से में मदन का झोला छीनता है और उसे उल्टा कर देता है। झोले से कपड़ों के साथ 5,000 रुपए की नोटों की गड्डी नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर मदन के होश उड़ जाते हैं। मालिक, मैं कसम खाता हूँ, ये पैसे मेरे झोले में कैसे आए मुझे नहीं मालूम। मैंने ये पैसे नहीं चुराए मालिक। बस मदन, बहुत हो गया। मैंने तुझ पर अपने भाई से ज्यादा भरोसा किया और तूने मेरे साथ ऐसा किया। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तू अभी के अभी मेरे ढाबे से निकल जा। ढाबे से निकाले जाने के बाद मदन पूरी तरह टूट चुका था। बेकसूर होने के बावजूद उस पर चोरी का कलंक लग गया था।
पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मदन ने धर्मपाल के ढाबे पर चोरी की है। मदन कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसकी बूढ़ी माँ ने उसे हिम्मत दी। मदन ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने घर के कुछ गहने गिरवी रखकर एक छोटा सा ठेला खरीदा और गांव के चौराहे पर अपना पनीर टिक्का बेचने का फैसला किया। तभी गांव की मुखिया जी वहां से गुजरते हैं। अरे मदन, ये क्या देख रहा हूँ मैं? धर्मपाल के ढाबे की नौकरी छूट गई तो अब यहाँ ठेला लगा लिया? पर भाई, जो बात सुनने में आई है उसके बाद तुम्हारे हाथ का खाना कौन खाएगा? मुखिया जी, वक्त खराब हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत और मेरा हुनर नहीं। धर्मपाल मालिक के यहाँ क्या हुआ उसका फैसला मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। आप बस एक बार ये पनीर टिक्का चक्कर देखिए। बात तो तुम्हारी ठीक है मदन, पर चोरी का इल्जाम बहुत बड़ा होता है। खैर चलो, एक प्लेट लगाओ, देखते हैं तुम्हारे हौसले में कितना दम है। मदन जल्दी से कोयले की अंगीठी सुलगाता है, पनीर के टुकड़ों पर अपने खास मसाले लगाता है और उन्हें सीख पर पिरोकर भट्टी पर सेकने लगता है, जिसकी खुशबू पूरे चौराहे पर फैल जाती है। भाई, खुशबू तो वही पुरानी वाली है जो धर्मपाल के ढाबे पर आती थी। चलो चलकर देखते हैं। लीजिए मुखिया जी, गर्मा गर्म पनीर टिक्का। खाकर बताइएगा कि मदन का स्वाद बदला या वही है। वाह मदन वाह, कमाल है भाई। स्वाद तो पहले से भी ज्यादा लाजवाब है। चटनी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मदन भाई, एक प्लेट हमारे लिए भी लगाना। खुशबू इतनी अच्छी है कि रहा नहीं गया। अभी लाया भाई साहब, आप लोग बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। गांव के लोग जो पहले मदन को शक की निगाह से देख रहे थे, उसके पनीर टिक्के का स्वाद चखते ही सब कुछ भूल गए। मदन के ठेले पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों को समझ आ गया था कि ढाबा तो सिर्फ एक जगह थी, असली जादू तो मदन के हाथों में था। अब मदन का ठेला गांव का नया ठिकाना बनता जा रहा था, जहां शाम होती ही पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। उधर धर्मपाल के ढाबे का हाल बुरा होने लगा था। मदन के जाने के बाद ढाबे की रसोई की पूरी जिम्मेदारी मंगू के कंधों पर आ गई थी। मंगू खुद को बहुत बड़ा बावर्ची समझ रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे मसालों का सही ज्ञान ही नहीं था। वो जो पनीर टिक्का बनाता, या तो वो जल जाता या उसमें नमक मिर्च का संतुलन बिगड़ जाता। धीरे धीरे ग्राहक ढाबे से दूर होने लगे, जिसके कारण धर्मपाल बहुत परेशान रहने लगा था। मंगू, ओ मंगू, इधर आ जरा। जी मालिक, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख रहे हो, शाम के 7 बज रहे हैं और एक भी ग्राहक ढाबे पर नहीं है। कल शहर से जो गुप्ता जी आए थे, उन्होंने तुम्हारा पनीर टिक्का खाकर थूक दिया। कह रहे थे कि ऐसा घटिया टिक्का आज तक नहीं खाया। आखिर तू रसोई में बना क्या रहा है? मालिक, मैं तो वही मसाले डाल रहा हूँ जो मदन डालता था। अब इन ग्राहकों की आदत ही खराब हो गई है। मदन ने इन्हें कुछ ज्यादा ही लाड प्यार में बिगाड़ दिया था। बकवास बंद कर मंगू। मदन के वक्त गल्ला पैसों से भरा रहता था और जब से वो गया है, बोहनी होना मुश्किल हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दुकान का किराया कहाँ से दूंगा। तभी गांव का एक पुराना ग्राहक ढाबे के सामने से गुजरता है और धर्मपाल उसे आवाज देता है। अरे रमेश भाई, अंदर आओ, बैठो, तुम्हारे लिए पनीर टिक्का बनवाता हूँ। अरे नहीं धर्मपाल भाई, अब तुम्हारे ढाबे के खाने में वो बात नहीं रही। मंगू के हाथ का टिक्का खाकर पिछली बार मेरा पेट खराब हो गया था। मैं तो चौराहे पर जा रहा हूँ। चौराहे पर? चौराहे पर ऐसा क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता, मदन ने वहां अपना पनीर टिक्का का ठेला लगा लिया है। भाई क्या स्वाद है, पूरा गांव वहीं टूट पड़ा है। अब तो असली पनीर टिक्का वहीं मिलता है। मैं तो वहीं जा रहा हूँ। जिसके बाद रमेश वहां से चला जाता है। सुना तुमने मंगू? मदन का ठेला चल पड़ा और मेरा चला चलाया ढाबा डूबने की कगार पर है। अगर यही हाल रहा तो मुझे ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। अरे बाप रे, अगर ढाबा बंद हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। आखिर उस मदन का ठेला इतनी जल्दी कैसे चल सकता है? मंगू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। उसने मदन को बर्बाद करने के लिए साजिश रची थी, लेकिन यहाँ तो उसका अपना ही दांव उल्टा पड़ गया था। मदन की ईमानदारी और उसका हुनर रंग ला रहा था। धर्मपाल को भी अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि कहीं उसने मदन को निकालने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। मदन के पनीर टिक्के का ठेला अब सिर्फ गगनपुर गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के 3-4 गांवों में भी मशहूर हो चुका था। शाम होते ही मदन के ठेले की चारों तरफ मेला जैसा लग जाता था। मदन की विनम्रता और उसके हाथ का स्वाद लोगों का दिल जीत चुका था।
उधर धर्मपाल के ढाबे पर अब हफ्तों तक कोई नया ग्राहक नहीं आता था। धर्मपाल कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा था। मंगू हर दिन मदन की कामयाबी को देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी एक दिन गांव के पटवारी जी मदन के ठेले पर आते हैं। मदन भाई, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट जल्दी से तैयार कर दो। शहर से कुछ मेहमान आए हैं, उन्हें तुम्हारे हाथ का पनीर टिक्का खिलाना है। अरे पटवारी जी, आप लाइन में क्यों खड़े? बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म टिक्का भिजवाता हूँ। मसालों में नींबू थोड़ा तेज रखूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल मदन, तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है। हर ग्राहक की पसंद तुम्हें याद रहती है। सच कहें तो तुमने कमाल कर दिया। अब तो लोग धर्मपाल के ढाबे का रास्ता ही भूल गए हैं। पटवारी जी, मालिक के ढाबे का नुकसान सुनकर मुझे भी दुख होता है। मैंने वहाँ सालों काम किया है, पर मैं जानता हूँ कि धर्मपाल मालिक बुरे इंसान नहीं है। अरे मदन भाई, तुम बहुत सीधे हो। धर्मपाल ने तुम्हारे जैसी सोने की चिड़िया को लात मार दी तो अब भुगत रहा है। कल मैं उसके ढाबे के सामने से निकला तो देखा कि पूरा सन्नाटा पसरा है वहाँ। उसी समय मंगू दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। इस मदन की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? चोरी का इल्जाम लगने के बाद भी लोग इसके ठेले पर जा रहे हैं, और एक मैं हूँ जो ढाबे की रसोई में पसीना बहाता हूँ, फिर भी मालिक की खड़ी खोटी सुनने को मिलती है। अगर इसका ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो पत्ता साफ है। मंगू ने बहुत कोशिश की कि वो मदन के ठेले के बारे में गांव में कुछ और गलत अफवाहें उड़ाए, लेकिन मदन के साफ सुथरे काम और बेहतरीन स्वाद के आगे मंगू की एक ना चली। लोग अब मंगू की बातों पर ध्यान भी नहीं देते थे। धर्मपाल का ढाबा पूरी तरह घाटे में चल रहा था। तभी एक सुबह धर्मपाल ने भारी मन से एक बड़ा फैसला लिया। मंगू, बस करो। अब इन बर्तनों को समेटने का कोई फायदा नहीं है। आज इस ढाबे पर आखिरी ताला लगने जा रहा है। क्या मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? ढाबा बंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी नौकरी का क्या? तुझे तेरी नौकरी की पड़ी है? यहाँ मेरा सब कुछ बिक गया। जब से मदन गया है, इस ढाबे की बरकत ही खत्म हो गई। तूने कहा था कि तू मदन से अच्छा खाना बनाकर दिखाएगा। क्या हुआ तेरे दामों का? एक ग्राहक को तू रोक नहीं पाया। मालिक, वो मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर वो मदन, उसने कोई जादू कर दिया है गांव वालों पर। चुप कर मंगू। मदन जैसा भी था, पर उसके हाथों में बरकत थी। वो अपने काम के प्रति ईमानदार था, और तूने सिर्फ बातें बनाई। आज मेरे पास तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपना सामान उठा और यहाँ से निकल जा। मालिक, ऐसा मत कीजिए। इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा मालिक। मैं खुद बर्बाद हो चुका हूँ मंगू। अब इस गांव में मेरा रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं शहर जा रहा हूँ और वहाँ कोई छोटा मोटा काम देखूंगा। तुम अपना रास्ता देख लो। धर्मपाल ने ढाबे पर बड़ा सा ताला लटकाया और स्टेशन की तरफ चल दिया। मंगू वहीं सड़क पर खड़ा होकर बंद ढाबे को देखता रह गया। जिस मदन को बर्बाद करने के लिए उसने ये जाल बुना था, उस जाल में वो खुद ही फंस चुका था। अब मंगू के पास न नौकरी थी और न ही गांव में कोई उसकी इज्जत करने वाला था। ढाबा बंद हुए 1 महीना बीत चुका था। गांव में मदन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने के कारण कोई भी मंगू को अपने यहाँ काम पर रखने को तैयार नहीं था। मंगू के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे भी खत्म हो चुके थे। श्यामलाल भाई, अरे ओ श्यामलाल भाई, जरा सुनो तो। क्या है मंगू, क्यों आवाज दे रहे हो? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। भाई, सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। क्या तुम्हारे गोदाम में कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा? बोरी उठाने का ही काम दे दो, पर मुझे कुछ काम दे दो। तुम्हें काम दूं? अरे मंगू, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। भले ही धर्मपाल ने मदन पर इल्जाम लगाया, पर गांव के सब लोग जानते हैं कि मदन के जाने के बाद ढाबा तुम्हारी वजह से डूबा है। तुम जैसे कामचोर और मतलबी इंसान को मैं अपने गोदाम के आसपास भी भटकने न दूं। भाई, मेरी गलती क्या थी? खाना अच्छा नहीं बना तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो मेहनत की थी। मेहनत बातों में नहीं, नीयत में होती है मंगू। मदन को देखो, आज उसका ठेला नहीं बल्कि एक बड़ी दुकान बनने जा रही है। लोग उसके पास खुशी खुशी जाते हैं, और एक तुम हो कि मांग कर खाने की नौबत आ गई है। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। सब मदन 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 ही करते रहते हैं। पर श्यामलाल की बात सही है। मैंने मदन का बुरा चाहा, पर मदन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा मैं सड़क पर आ गया। क्या सच में मेरी जलन ने ही मुझे बर्बाद कर दिया? मंगू को अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था।
भूख और अकेलेपन ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। एक शाम गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। मंगू एक दुकान के छज्जे के नीचे छुपा हुआ था। ठीक उसी के सामने कुछ दूरी पर मदन का ठेला लगा हुआ था। बारिश के बावजूद मदन ने एक बड़ा तिरपाल बांध रखा था। कितना बड़ा पापी हूँ। मदन ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। जब मैं रसोई में काम बिगाड़ता था तो वो चुपके से उसे ठीक कर देता था ताकि मालिक मुझे ना डांटे। और मैंने चंद रुपयों और अपनी जलन के चक्कर में उस बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तभी मदन की नजर सामने छज्जे के नीचे कांप रहे मंगू पर पड़ती है। मदन एक प्लेट में पनीर टिक्का लेता है और बारिश में भीगते हुए मंगू के पास आता है। मंगू भाई, बहुत ठंड है, ये लो, पहले कुछ खा लो, शरीर में कुछ जान आएगी। मदन, तुम मेरे पास आए हो? तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? तुम्हें पता नहीं कि गांव वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं? मंगू भाई, दुश्मनी और नफरत से पेट नहीं भरता। तुम भूखे हो और एक बावर्ची के सामने कोई भूखा रहे, ये बावर्ची का अपमान है। पुराने दिनों को भूल जाओ, पहले ये खाओ। नहीं मदन, मैं इस खाने के लायक नहीं हूँ। मैं एक गुनहगार हूँ। तुम्हारे पैर छूकर भी मेरा पाप कम नहीं होगा। मुझे माफ कर दो मदन, मुझे माफ कर दो। अरे मंगू भाई, ये क्या कर रहे हो? जो हुआ सो हुआ, वक्त के साथ सब बदल जाता है। नहीं मदन, तुम नहीं जानते। धर्मपाल के ढाबे पर वो 5,000 रुपए तुमने नहीं बल्कि मैंने चुराए थे। मैंने ही उन्हें तुम्हारे झोले में छिपाया था ताकि मालिक तुम्हें नौकरी से निकाल दे। मैं तुम्हारी कामयाबी से जलता था मदन। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मंगू ने आखिरकार रोते रोते अपना गुनाह कबूल कर लिया था। मदन चुपचाप खड़ा मंगू की बातें सुन रहा था। मदन के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि मंगू की ये हालत देखकर एक अजीब सा दर्द था। मंगू का घमंड पूरी तरह टूट चुका था और वो अपनी ही नजरों में गिर चुका था। तभी बारिश रुक गई थी और मदन के ठेले पर खड़े गांव की मुखिया जी और 2-3 अन्य लोग भी वहां पहुंचे। उन्होंने मंगू की बातें अपने कानों से सुन ली थी। अरे ओ मंगू, तो असली चोर और मक्कार तू था। हम सब बेकार में मदन को भला बुरा कहते रहे। तूने एक भले इंसान की रोजी रोटी छीन ली और धर्मपाल का चला चलाया ढाबा भी बंद करवा दिया। मुखिया जी, इस आदमी को पुलिस के हवाले करो। इसने गांव का नाम बदनाम किया है। इसकी वजह से धर्मपाल भाई को अपना घर बार छोड़कर शहर भागना पड़ा। मुखिया जी, मुझे जो सजा देनी है दे दो। मुझे पुलिस को पकड़वा दो या गांव से निकाल दो। पर सच यही है कि मैंने मदन भाई के साथ बहुत गलत किया है। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। मैं दाने दाने को तरस गया हूँ। ठहरिए मुखिया जी, रुक जाइए। मंगू भाई को पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो मदन? इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और तुम इसे बचा रहे हो? मुखिया जी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मंगू भाई को उनके किए की सजा पहले ही मिल चुकी है। भूख और बेबसी से बड़ा कोई दंड नहीं होता। आज जब इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो इन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। मदन भाई, तुम इतने महान कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम मुझे बचा रहे हो। मंगू भाई, अगर मैं आज तुमसे बदला लूंगा तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? अब चलो, कल सुबह से तुम्हें एक नया काम शुरू करना है। मदन की इस दयालुता ने गांव वालों का दिल जीत लिया। जो मदन पहले सिर्फ अपने स्वाद के लिए जाना जाता था, आज वो अपनी दरिया दिली के लिए सबका चहेता बन गया। मंगू की आंखों में अब एक नया बदलाव था। उसने ठान लिया था कि वो अपनी बची हुई जिंदगी मदन की सेवा और अपनी गलती को सुधारने में लगा देगा। इस घटना के बाद गगनपुर गांव में एक नया सवेरा हुआ। मदन ने गांव के चौराहे पर ही एक पक्की दुकान किराए पर ले ली। मदन ने मंगू को जेल भेजने के बजाय अपनी दुकान का मैनेजर बना लिया। मंगू अब पूरी ईमानदारी से दुकान का गल्ला संभालता था। जिसके बाद मदन ने शहर जाकर धर्मपाल मालिक को भी ढूंढ निकाला और उन्हें अपने साथ गांव वापस ले आया। मदन बेटा, मैं आज भी जब इस गल्ले पर बैठता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने तुझ पर शक किया, पर तूने शहर आकर मुझे इस गरीबी से निकाला और अपनी दुकान का हिस्सेदार बना दिया। मालिक, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। वो ढाबा आपका था तो ये दुकान भी आपकी ही है। आपके बिना मदन बावर्ची कभी बन ही नहीं पाता। आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये काम ऐसे ही चलता रहे। और मालिक, मुझे भी माफ कर दीजिएगा। मैंने अपनी जलन में सब कुछ खराब कर दिया था, लेकिन मदन भाई ने मुझे सही रास्ता दिखाया।
अब इस दुकान का एक एक पैसा सुरक्षित है, क्योंकि मेरी नीयत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। मंगू, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मानी। अब हम तीनों मिलकर इस दुकान को पूरे जिले में मशहूर करेंगे। अरे भाई, बातें ही करते रहोगे या हमारे लिए भी कुछ गर्मा गर्म लाओगे? आज पूरे जिले के अधिकारी आ रहे हैं, सबको मदन के हाथ का ही पनीर टिक्का खिलाना है। अरे मुखिया जी, आप बैठिए। मंगू भाई, जरा स्पेशल मसाले वाली प्लेट तैयार करवाओ। आज सबको गगनपुर का सबसे बेहतरीन पनीर टिक्का खिलाते हैं। मदन की ईमानदारी, धर्मपाल का बड़प्पन और मंगू के सच्चे पश्चाताप ने मिलकर खराब हो चुके रिश्तों को फिर से हरा भरा कर दिया था। गांव के लोग इस कहानी से ये सीख चुके थे कि तरक्की हमेशा हुनर और साफ नीयत से मिलती है। किसी से जलने या किसी का बुरा करने से कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।